सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर। इसके नोट्स का लिंक, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो बिल्कुल डिटेल्ड वन शॉट होने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर का। इस कलरफुल नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर सारे नोट्स और आपका स्टडी मटेरियल जो है वो अपलोड हो रहा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे पीडीएफ का लिंक भी है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कंटेंट आने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर का फुल डिटेल वन शॉट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले आता है आपका व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका होता क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू सब्सटेंस का, मतलब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस के मिक्सचर को हम कहते हैं आपका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म मिक्सचर मतलब जैसे कि अगर आप वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर बनाएं तो उसमें वाटर, और अगर हम वाटर में सॉल्ट को डालेंगे तो सॉल्ट जो है वो बिल्कुल डिजोल्व हो जाएगा, उसमें वाटर और सॉल्ट अलग अलग नहीं दिखेगा, तो वो यूनिफॉर्म मिक्सचर है। अब अगर हम साल्ट वाटर और सैंड का मिक्सचर लें तो सैंड अगर हम डालेंगे तो सैंड भी अलग दिखेगी, ठीक है ना। सैंड और वाटर अलग अलग दिखेगा, तो वो वाटर और सैंड का जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और हमेशा सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा मिलकर बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। टू पार्ट होते हैं हमारे सॉल्यूशन में, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है हमारा सॉल्वेंट। जो हमारा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे सॉल्यूशन में, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, वो हमारा होता है सॉल्यूट, ठीक है। वो हमारा होता है सॉल्यूट। और जो हमारा मोर अमाउंट में होता है उसको हम कहते हैं हमारा सॉल्वेंट। जो भी हमारा सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे? हमारा सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, वाटर में अगर हम शुगर को मिलाएंगे तो शुगर जो है वो फुल्ली डिजोल्व हो जाएगी वाटर में, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका सॉल्यूशन का एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वाटर प्लस शुगर प्लस साल्ट प्लस लेमन, जैसे कि आपका जो शिकंजी होती है वो आपका मिक्सचर है सॉल्यूशन का। तो सारी चीजें उसमें मिक्स हो जाती हैं, कोई भी चीज अलग नहीं दिखती है, तो उसको हम कहते हैं हमारा आपका होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये होता है हमारा सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट आती है हमारी बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन जो आपके कंसिस्ट करते हैं टू कंपोनेंट्स को, ठीक है। टू कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? आपका बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशन आपके टू कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करेंगे तो उनको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब ये आपकी एनसीईआरटी की पूरी टेबल है जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे अब मैंने सबसे पहले लिया गैसियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मैंने लिया गैसियस सॉल्यूशन। तो हमारा जो सॉल्वेंट है, ठीक है ना, जो सॉल्वेंट है हमारा वो फिक्स है कि हमने गैस ले लिया, ठीक है, कि गैस होगा, ठीक है। और सॉल्यूट को हम चेंज करते गए, ठीक है। तो सॉल्यूट हो गया हमारा गैस, और गैस के मिक्सचर क्या बनेगा? जैसे कि गैस का मिक्सचर आ गया कि O2 और N2 का मिक्सचर हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा? सॉल्यूट, सॉल्वेंट को गैस ही रखा, सॉल्यूट को चेंज किया लिक्विड, तो लिक्विड गैस का मिक्सचर क्या बना? क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर बन गया, ठीक है। क्लोरोफॉर्म आपका लिक्विड होता है, ठीक है। अब मैंने लिया सॉलिड का एग्जांपल, ठीक है, सॉलिड का, सॉलिड और गैस का एग्जांपल, ठीक है। सॉलिड को मैंने सॉलिड किया, गैस हमारी वही सॉल्वेंट ही है, ठीक है। तो सॉलिड और गैस का क्या हुआ? सॉलिड होता है हमारा कैम्फर। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कैम्फर यानी कपूर, और N2, ठीक है। तो एन कैम्फर को गैस के साथ अगर हम मिक्सचर बनाएंगे तो गैसियस सॉल्यूशन का मिक्सचर है, यानी सॉलिड गैस का मिक्सचर है। यहाँ से एमसीक्यू सोल्यूशन बनता है आपका, ठीक है। तो जरूर ध्यान दें, यहाँ से आपका एमसीक्यू बहुत बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड में क्या होगा? सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा, बाकी आपके सॉल्यूट चेंज होते रहेंगे, गैस और लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। तो ये पूरी टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, या एनसीईआरटी में आपको फुल टेबल करनी है, ठीक है। गैस और लिक्विड का मिक्सचर का एग्जांपल लेते हैं, तो O2 में हमने वाटर में O2 को मिला दिया, तो ये गैस हो गया, ठीक है। गैस हो गया O2 और लिक्विड हो गया हमारा वाटर, तो गैस लिक्विड मिक्सचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लेते हैं लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर, तो इथेनॉल यानी अल्कोहल है ये एक तरीके की। तो इथेनॉल को हमने वाटर में मिलाया तो ये लिक्विड और लिक्विड का एग्जांपल बन गया, लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉलिड लिक्विड का, तो सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड को हमने ले लिया ग्लूकोज में और लिक्विड ले लिया वाटर, तो ग्लूकोज को हमने वाटर में मिला दिया, तो ये बन गया हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होता है आपका? सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है आपका कि गैस और अब
सॉल्वेंट होगा आपका सॉलिड और सोल्यूट का होगा गैस। तो हमने गैस ली, गैस और सॉलिड। तो गैस कौन सी ली हमने? सॉल्यूशन ऑफ H2 और पैलेडियम। H2 और पैलेडियम का मिक्सचर को हमने कह दिया आपका गैस सॉलिड का मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर। तो लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो लिक्विड में हमने ले लिया अमलगम ऑफ मरकरी, ठीक है, मरकरी अमलगम, ठीक है। तो ये आपका जिंक और मरकरी का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं अमलगम ऑफ मरकरी, ठीक है। उसको हमने सोडियम के साथ कर दिया, तो ये आपका बन गया लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर। नेक्स्ट आता है सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर। सॉलिड सॉलिड का क्या होता है कि कॉपर को मैंने मेटल, दो मेटल ले लिए मैंने, कॉपर और गोल्ड, कॉपर को मैंने गोल्ड में मिक्स कर दिया, तो ये सॉलिड और दोनों चीज हमारी सॉलिड है। तो सॉलिड और सॉलिड का एग्जाम्पल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें बहुत कम क्वांटिटी में सोल्यूट होता है आपका, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन द सॉल्यूशन विच कंटेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, जिसमें बहुत कम क्वांटिटी में आपका सोल्यूट होता है, ठीक है, ध्यान दे। और कंसंट्रेटेड में क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में सोल्यूट होता है। तो तभी एक आपका बिल्कुल पतला सा मिक्सचर होता है और एक आपका गाढ़ा सा मिक्सचर होता है। तो जिसमें लार्ज क्वांटिटी में सोल्यूट है वो गाढ़ा सा मिक्सचर होगा, और डाइल्यूट जो होगा वो आपका बिल्कुल पतला सा थिन सा मिक्सचर होगा, ठीक है, ध्यान दे। अब आती है आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। ऊपर जो आपकी एनसीईआरटी की टेबल थी उसमें से भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, कंसंट्रेटेड टर्म्स में से, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट आता है आपका मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज को देख लेते हैं सबसे पहले हम। मास परसेंटेज में क्या होता है? मास परसेंटेज होता है आपका एक, जिस भी कंपोनेंट का हमें मास परसेंटेज निकालना है उस कंपोनेंट के मास को हम ऊपर रखेंगे, और नीचे सॉल्यूशन यानी उसका टोटल जो मास है सॉल्यूशन का वो, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो मास ऑफ कंपोनेंट टू द पर 100 पार्ट्स मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 मल्टीप्लाई 100 और मास ऑफ सॉल्यूशन में बोलेंगे। तो अगर हमें मास परसेंटेज ए की निकालनी है तो ए का मास आ जाएगा ऊपर, नीचे टोटल ए प्लस बी, टोटल जो मास है वो, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए मास परसेंटेज ऑफ ए निकल जाएगी। ऐसे ही आपको बी का निकालना है तो मास ऑफ बी कर देंगे ऊपर, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा, तो मास परसेंटेज निकल गई आपकी बी की। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है अब आपका वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज को देखते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या आती है? वॉल्यूम परसेंटेज सेम होती है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, यानी ए जिसकी वॉल्यूम आपको निकालनी है उसको ऊपर रखें, नीचे वॉल्यूम करें पूरी सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम दी है ए प्लस बी वही, और मल्टीप्लाई कर दें उसको 100 को, तो इसकी भी डेफिनेशन सेम आएगी, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है वॉल्यूम। अगर आपको बी की वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ बी को ऊपर कर दो और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो गई। नेक्स्ट आता है अब आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है? मास ऑफ कंपोनेंट यानी कंपोनेंट का मास, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है कि जिसका मास आपको, जिसकी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है उसके मास को आप ऊपर रखो। जैसे ए का निकालना है तो ए का मास आ गया ऊपर, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो टोटल वॉल्यूम है हमारी ए प्लस बी की आपको वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी वो, और मल्टीप्लाई कर दो उसकी 100 से, ठीक है। वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 100 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। नेक्स्ट आती है आपकी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन में सेम होता है। पार्ट्स पर मिलियन का क्या होता है? पीपीएम से रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले इसको। इसमें क्या होता है? सबसे पहले किसी भी कंपोनेंट के आपको पार्ट्स जिसके निकालने, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ पार्ट्स को ऊपर रखो और नीचे टोटल नंबर टोटल कर दो आप कंपोनेंट के सॉल्यूशन का, जितने, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, जितने भी कंपोनेंट आपको दिया उनका सबका सॉल्यूशन का टोटल कर दो और 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करो। अब तक हम 100 से मल्टीप्लाई कर रखे आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर 10 रेज टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, मिलियन से, ठीक है। तो 10 रेज टू द पावर 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे पीपीएम में, ठीक है। तो ये था इस पर न्यूमेरिकल आते हैं बस आपके छोटे छोटे, तो वो आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जरूर करें। नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप ऊपर रखो, ठीक है, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको ए का निकालना है तो ए के नंबर ऑफ मोल को ऊपर रखो, नीचे टोटल करो, और बी का निकालना है तो बी के मोल्स को ऊपर रखो, नीचे टोटल करो, ठीक है। तो इसका क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है आपका गिवन मास अपॉन में मोलर मास।
आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि गिवन मास, जो मास आपको गिवन है अपॉन में मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि जिस भी कंपोनेंट का निकाल रहे हो तो उसका गिवन मास जो दिया है उससे और अपॉन में मोलर मास से डिवाइड करके आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, एक बात जरूर ध्यान रखें, मोल फ्रैक्शन हमारी हमेशा यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और मोल फ्रैक्शन हमेशा हमारा 1 के इक्वल आता है, ठीक है, ऑलवेज 1 से बड़ा नहीं आएगा, 1 से छोटा ही आएगा और 1 के इक्वल आ सकता है, ठीक है, तो ऑलवेज 1 ही होगा, ध्यान दे, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, 1 ही होगा और 1 से छोटा भी हो सकता है पर 1 से बड़ा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी आती है अब आपकी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी मोलैरिटी होती है आपकी मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोलैरिटी जिसकी भी निकाल रहे हो तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है ना, डिसॉल्विंग, जैसे क्या होता है इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ऊपर क्या आएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में डिसॉल्व किस में कर रहे हैं, 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में, ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ले रहे हैं उनको आप डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है, तो क्या आएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसको आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल एम से, ठीक है, और मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, क्योंकि लीटर में हमेशा हमारी वॉल्यूम आती है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ऐसे ही बना सकते हैं, मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है, वॉल्यूम अगर आप मिलीलीटर में ले रहे हो तो 100,000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में एम बी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसकी ट्रिक हो तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं फॉर्मूले को याद, ठीक है, हमेशा वॉल्यूम को एमएल में लेंगे अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, ठीक है, लीटर में ले रहे हैं तो फिर ऊपर वाला फॉर्मूला आपका सही है, ठीक है। यूनिट क्या होती है आपकी मोलैरिटी की, ठीक है, अब यहाँ पे जरूर ध्यान दें, डब्ल्यू बी क्या था आपका, मास था सोल्यूट का, एम बी क्या था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और वी आपकी वॉल्यूम थी। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, और कैपिटल एम भी बोल सकते हैं। यूनिट हमेशा आपको करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब भी आप कर रहे होते हैं तो आपके मार्क्स कटते हैं यूनिट के लिए, क्योंकि बच्चे यूनिट नहीं लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स को हमेशा यूनिट याद होनी चाहिए, मोलैरिटी की यूनिट होती है, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है आपकी, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, तो ये क्या होती है, हमेशा डिक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज, तो मोलैरिटी जो होती है वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो ये टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो मोलैरिटी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है, ध्यान दें। अब आते हैं नेक्स्ट आपकी मोलैलिटी पे। मोलैलिटी क्या होती है अब आपकी, ठीक है, तो मोलैलिटी होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो केजी में हमेशा आपका क्या होता है, सोल्यूट का अर्थ था, ठीक है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में पर केजी ऑफ सोलवेंट, वहां पर क्या था, आपकी वॉल्यूम थी फुल सॉल्यूशन की, पर यहाँ पर क्या हुआ, मोलैलिटी में आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, ठीक है। केजी में हमेशा मास होगा, लीटर में हमेशा आपकी वॉल्यूम होगी, ये बात ध्यान रखें। तो मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये होता है आपका मोल ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप केजी में लेंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ग्राम में लेंगे तो फिर फॉर्मूला स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम, यानी गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर ग्राम में लेंगे तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर, तो ये फॉर्मूला होता है। तो डब्ल्यू बी क्या हुआ, मास ऑफ सोल्यूट, एम बी क्या हुआ, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और डब्ल्यू ए, अब डब्ल्यू ए क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मास आ रहा है, वहां पर वॉल्यूम आ रही थी मोलैरिटी में तो हमने वॉल्यूम ली थी, पर यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका मास आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, डब्ल्यू ए, और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, उसकी मोल पर लीटर थी, यहाँ पर इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, ठीक है, तो ये यूनिट आपको न्यूमेरिकल में हमेशा लिखनी है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक सोल्यूबिलिटी, ठीक है, सोल्यूबिलिटी क्या होती है आपकी, कि मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है, कितने मैक्सिमम अमाउंट में आप किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट में आप क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट को स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे। मतलब अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया, जैसे मैंने एक वाटर लिया, वाटर में मैंने शुगर को डाला, तो अगर हम कितने एक मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है, अगर हम मैक्सिमम अमाउंट में एक बार मैंने डाला तो वाटर आपका क्या होगा, वो शुगर वाला आपका वाटर बन जाएगा। तो मैक्सिमम अमाउंट में, जितने अमाउंट में आप डाल सकते हैं उसमें वाटर, वो अपनी शुगर को आप डाल सकते हैं। तो मैंने शुगर को डालता गया, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपका सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाएगा। सैचुरेटेड कौन से होते हैं सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें हम मोर देन सोल्यूट को डाल नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन जब भी सैचुरेटेड होगा तो उसमें हम बिल्कुल भी सोल्यूट को ऐड, सॉल्वेंट को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और नॉन सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिसमें हम सॉल्वेंट को हमारे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड क्या होगा कि एक टाइम पे क्या होगा कि अगर आपने, जैसे मैंने वाटर लिया, वाटर में मैंने शुगर डाली, तो मैं शुगर को डालता जा रहा हूँ,
तो एक टाइम पर क्या होगा, शुगर जो है वो हमारे वाटर में क्या होगी, आपकी घुलनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी सोल्यूबिलिटी जो है वो सैचुरेटेड हो गया है। जितने मैक्सिमम अमाउंट में हम उसमें डिजोल्व कर सकते थे स्पेसिफाइड सोलवेंट को, स्पेसिफाइड अमाउंट के सोलवेंट को स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, उतना हमने डिजोल्व करा और सोल्यूशन हमारा क्या होगा जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट जिसको हम डिजोल्व कर रहे हैं, डेट कैन बी डिजोल्व, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को हम डिजोल्व कर रहे हैं किसी भी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर लिक्विड में, ठीक है, सॉल्वेंट को, ताकि हमारा सोल्यूशन क्या बन सके, सैचुरेटेड बन सके। उसको हम कहते हैं हमारा सोल्यूबिलिटी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी हमेशा हमारी डिपेंड करती है सोल्यूट के नेचर पर, ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर एज वेल एज टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर आप वाटर में अगर आप डालते जा रहे हैं शुगर को, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सैचुरेटेड बन जाएगा, तो उसको हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। अब कुछ फैक्टर्स पर आपकी सोल्यूबिलिटी जो है वो आपकी डिपेंड करती है, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका कि क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ गैस। गैस पे भी डिपेंड करता है गैस का नेचर कैसा है। अगर गैस जो है वो आपकी इजीली लिक्विफाइड हो रही है तो वो मोर सोल्यूबल होगी। अगर आपकी लिक्विफाइड गैस है, ठीक है ना, तो वो आपकी इजीली सोल्यूबल होगी आपके कॉमन सॉल्वेंट में। ठीक है, ये भी हो सकता है। सोल्यूबिलिटी आपकी नेचर पर भी डिपेंड कर सकती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ठीक है, अब ऐसी गैसेज जो आपकी आयंस में ब्रेक हो रही है, वाटर में डालती है, जैसे मैंने पानी में डाला, अगर वो आयंस में ब्रेक हो गई तो वो ज्यादा सोल्यूबल होंगी हमारी वाटर से कंपेरेबल टू अदर सॉल्वेंट में। ठीक है, देन इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या था, जो गैसेज जो आपकी आयंस बनाने के कैपेबल होंगी एक्वा सॉल्यूशन में, वो मोर सोल्यूबल होंगी वाटर में अदर सॉल्वेंट के कंपेरेबल में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें, ये फैक्टर्स आपके आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो जो टेम्परेचर पर जो सोल्युबिलिटी होती है हमारी गैसेस की, लिक्विड की, वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। सोल्युबिलिटी हमेशा क्या होती है, घटती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, ध्यान दें। नेक्स्ट क्या आता है, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर, तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का जो है वो इंक्रीज होती है प्रेशर को बढ़ाने से। ठीक है, जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, अगर आपने कोई भी कंटेनर लिया, जैसे मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर में कोई भी पार्टिकल था, ये पार्टिकल है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू किया, तो जैसे ही मैं प्रेशर को लगाऊंगा तो सोल्युबिलिटी जो क्या होगी वो आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मैंने यहाँ से प्रेशर लगाया नीचे की तरफ को, तो यहाँ से आपकी सोल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो सोल्युबिलिटी क्या होगी गैसेस की, वो इंक्रीज होगी प्रेशर के बढ़ने से। ठीक है, तो ये था आपकी सोल्युबिलिटी का टॉपिक। नेक्स्ट आता है आपका हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ क्या कहता है, जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी गैस का, ठीक है, वेपर फेस में, ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो है किसी भी गैस का वेपर फेस में, वो हमेशा हमारा प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है आपका, पार्शियल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पी से। ठीक है, जो प्रेशर आपका क्रिएटेड होता है वेपर की वजह से, ठीक है, उसको हम कहते हैं हमारा आपका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है हमारा गैस का वेपर फेस में, वो प्रोपोर्शनल होता है हमारे मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आ जाएगा KH। KH को क्या बोलते हैं हम, अपना हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो KH की वैल्यू क्या करती है, वो डिपेंड करती है हमारी, तो हाइयर द वैल्यू ऑफ KH, ठीक है, जितनी ज्यादा आपकी KH की वैल्यू होगी, ठीक है, गिवन प्रेशर पर, सोल्यूबिलिटी आपकी कम होगी। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, KH की वैल्यू जो होती है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सोल्यूबिलिटी के। ठीक है, जो KH होता है वो हमारा क्या होती है, सोल्युबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी KH के। इस पर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में हमेशा पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम्स में, तो यहाँ पर आप ध्यान दें। ठीक है, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी कम आपकी सोल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अब आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, जो KH की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी टेम्परेचर के बढ़ने से। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे KH की वैल्यू आपकी घटती जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए जो आपके एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं वो मोर कंफर्टेबल रह पाते हैं आपके कोल्ड वाटर में कंपेरेबल टू वार्म वाटर में, क्योंकि KH की वैल्यू वहाँ पर घट रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, वार्म वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया, वो घट गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें। इसलिए जो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो आपका डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये ग्राफ आता है आपके, डायरेक्ट रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ग्राफ आपका आ गया स्ट्रेट लाइन। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो जरूर ध्यान दे। अब आती है आपकी एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन भी आती है आपकी। ठीक है, हेनरी लॉ का कहता है, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन कहती है सोल्यूबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में,
कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बोतल को एक हाइयर प्रेशर में सील्ड कर देते हैं, ताकि जो सोल्युबिलिटी हो कार्बन डाइऑक्साइड की वो बढ़ती रहे, ठीक है, वो बढ़ी रहे, ठीक है, और बोतल को हम हाई प्रेशर पर सील्ड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, बैंड्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट और बैंड को आपका अवॉइड करने के लिए, किसकी वजह से, जो हायर कंसंट्रेशन होती है हमारी N2 की ब्लड में, ठीक है, तो जो हमारे स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने सिलेंडर्स को फील्ड करते हैं हीलियम गैस के साथ। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, के एच की वैल्यू, ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी आपकी घटेगी, ठीक है, तो आप जैसे जैसे के एच की वैल्यू को बढ़ाओगे सोल्युबिलिटी आपकी घटती जाएगी, तो क्या होगा, बैंड्स और टॉक्सिक इफेक्ट को हाइयर कंसंट्रेशन ब्लड में, हमारे जो N2 की जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड में, उसको अवॉइड करने के लिए हम अपने सिलेंडर को, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो हीलियम गैस से आपको क्या कर लेते हैं, फील्ड कर लेते हैं। तो ये बात आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट। अब आता है आपका टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है हमारे, ठीक है, तो अगर जरूर ध्यान दे, अगर आपका डाई सोल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है ना, डाई सोल्यूशन अगर आपका एंडोथर्मिक है, ठीक है, एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व होगी, ठीक है, एंडोथर्मिक है, तो क्या होगा, जो सोल्युबिलिटी होगी वो आपकी इंक्रीज होगी टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है। ये सोल्युबिलिटी पे है कि सोल्युबिलिटी पे अगर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो सोल्युबिलिटी अगर डाई सोल्यूशन आपका एंडोथर्मिक होगा, हीट आपकी एब्जॉर्ब्ड होगी और इवॉल्व होगी, ठीक है, तो एब्जॉर्ब्ड होगी तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर के बढ़ने से, और इवॉल्व होगी तो क्या होगा आपका, ठीक है, तो अगर एक्सोथर्मिक होगा डाई सोल्यूशन, ठीक है, डाई सोल्यूशन आपका एक्सोथर्मिक होगा तो सोल्युबिलिटी जो है वो घट जाएगी टेम्परेचर के बढ़ने से। ये 2 पॉइंट जरूर ध्यान दें, एमसीक्यू में आते हैं आपके, कि अगर डाई सोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, एक्सोथर्मिक है तो घटेगी टेम्परेचर का बढ़ने से, ठीक है। अब आपकी कुछ लिमिटेशंस आती हैं हेनरी लॉ की, यहाँ पे लिमिटेशन जरूर पढ़ें, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि हेनरी लॉ हमेशा हमारा आइडियल गैसेस पर ही आपका एप्लीकेबल होता है, ये जरूर ध्यान दें। आइडियल गैसेस कौन सी होती है, जो राउट लॉ को आपके फॉलो करती हैं, ठीक है, तो ये एप्लीकेबल होता है हमेशा आइडियल गैसेस पर ही, और ये एप्लीकेबल नहीं होता उन गैसेस पर जो आयंस में डिसोशिएट नहीं होती, ठीक है, तो जरूर ध्यान दें, हेनरी लॉ उन्हीं पर एप्लीकेबल होता है जो आइडियल गैसेस होती हैं। सेकेंड पॉइंट, हेनरी लॉ कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा उन गैसेस पर जो आपके सॉल्यूशन में आयंस में डिसोशिएट नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब आपका वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, हमेशा ध्यान दें, प्रेशर जो आपका वेपर में, ठीक है, द प्रेशर जो आपका एग्जर्ट कर रहा है वेपर ऑफ द लिक्विड के, जैसे आपने देखा हो कि जब भी आप अपने गैस स्टोव पर कोई भी चीज को बना रहे हैं, जैसे आप राइस को बना रहे हैं, तो राइस के ऊपर जब आप राइस के जो आपका यूटेंसिल है उसके ऊपर जब प्लेट रखते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद प्लेट जो है वो ऊपर उठनी शुरू हो जाती है, तो जो प्रेशर जो उसके अंदर वेपर बन रहा है, वेपर जो है वो आपके प्रेशर लगा रहे हैं, आपकी जो आपने ऊपर प्लेट रखी है उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, इसलिए आपकी प्लेट जो है ऊपर उठना शुरू हो जाती है, तो इसी को ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। जो प्रेशर आपका एग्जर्ट कर रहा है वेपर का, ठीक है, जो प्रेशर आपके एग्जर्ट कर रहे हैं वेपर लिक्विड के अंदर, ठीक है, गिवन टेम्परेचर पर, उसी को कहते हैं हम वेपर प्रेशर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर इन द लिक्विड या ऑफ द लिक्विड, उसको हम कहते हैं हमारा इक्विलिब्रियम में, ठीक है, गिवन टेम्परेचर पर, उसको हम कहते हैं हमारा वेपर प्रेशर। नेक्स्ट आता है अब आपका कौन कौन से फैक्टर जो है वो आपके वेपर प्रेशर पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है फैक्टर्स, तो जितना ज्यादा आपका वेपर प्रेशर होगा, हाइयर द वेपर प्रेशर लेसर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्स, ठीक है, मतलब अगर वेपर प्रेशर जो है वो आपका जो किसी भी यूटेंसिल में, जैसे आप राइस बना रहे हैं तो उसमें यूटेंसिल में वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, वेपर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, तो जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो मैग्नीट्यूड होगी, जो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो सारे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का आपके टेम्परेचर के बढ़ाने से इंक्रीज करता है, ठीक है, जैसे ही मैंने हीट के टेम्परेचर को बढ़ाया तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने गैस को, जैसे आपके स्टोव को तेज कर दिया तो एकदम से वेपर तेज बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जो यूटेंसिल जो बर्तन आपने रखा है वो हिलना शुरू हो जाता है तेज तेज से, तो वेपर प्रेशर एकदम से आपका बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान दें। तो वेपर प्रेशर आपका टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस उतना ही कम होगा आपका। नेक्स्ट आता है राउल्ट्स लॉ, ठीक है, अब तक आपने पढ़ा आपका राउल्ट्स लॉ, वो हेनरी लॉ, अब आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, ये लॉ स्टेट करता है जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। हेनरी लॉ ने ये कहा था, पर हेनरी लॉ ने क्या कहा था, पार्शियल प्रेशर जो है वो आपका मोल फ्रैक्शन क्या है, ठीक है, बात दोनों सेम ही करते हैं, पर यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर आ रहा है, ठीक है, ठीक है।
तो पार्शियल वेपर प्रेशर आपका मोल फ्रैक्शन के आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपका राउल्स लॉ कहता है। तो क्या होगा, P1 दो हमने प्रेशर लिए P1, ठीक है, P1 यानी पार्शियल प्रेशर आपका मोल फ्रैक्शन क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो वहां पर KH आया था, यहाँ पर P1 नोट आएगा, ठीक है, P1 नोट, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, ठीक है, ये फर्स्ट कंपोनेंट का आपका पार्शियल प्रेशर बन गया। ऐसे ही सेकंड कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, ठीक है, P2 नॉट x2 होगी। अभी आपको P1 P2 भी बताएंगे क्या है, ठीक है, P2 नॉट और x2, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, अब आपको इनका टोटल निकालना है, ठीक है, टोटल। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर दो, P1 प्लस P2, P1 x1 प्लस P2 x2, ठीक है। अब x1 x2 का है आपके मोल फ्रैक्शन है, और आपको हमेशा पता है मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, यानी x1 और x2 दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो आपका 1 के इक्वल आता है, ठीक है, हमेशा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल लो, x1 या x2 की वैल्यू निकाल लो। मैंने x1 की वैल्यू या x2 की वैल्यू x1 की निकाल ली मैंने, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस x2, मैंने यहाँ पर पुट कर दी, P1 x1 था ना, P1 नॉट x1, तो 1 माइनस x2 P1 प्लस x2 P2। अब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है x2, तो x2 को कॉमन ले लो, यहाँ बचा आपका खाली P1 क्योंकि मैंने x2 को कॉमन ले लिया, x2 को कॉमन लिया तो यहाँ बन गया P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। तो ये आता है आपका टोटल पार्शियल प्रेशर, ये आपका राउल्स लॉ बताता है, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं आपके, ठीक है। तो आप P1 नॉट P2 नॉट क्या थे, P1 और P2 नॉट जो थे वो आपके वेपर प्रेशर थे प्योर कंपोनेंट के, ठीक है। और P1 और P2 क्या थे, ठीक है, ये नॉट नॉट जो होता है वो आपका वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट को। और P1 P2 क्या थे, पार्शियल प्रेशर थे कंपोनेंट फर्स्ट का, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट का था सेकंड का, ठीक है। ये प्योर कंपोनेंट के थे, वो कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर था। अगर यहाँ पर ध्यान दे, आप ध्यान दे, अगर y1 और y2 आपके मोल फ्रैक्शन होते हैं किसी भी प्योर कंपोनेंट के, अगर अब y1 और y2 बन गए आपके मोल फ्रैक्शन प्योर कंपोनेंट के, तो पार्शियल प्रेशर क्या बनेगा, P1 इज इक्वल टू y1 टोटल प्लस P2 इज इक्वल टू y2 P टोटल, ठीक है, y2 P टोटल। तो अगर कोई भी आपका y1 और y2 मोल फ्रैक्शन बन रहे हैं आपके मोल प्योर कंपोनेंट के वेपर फेस में, तो वेपर फेस में आपका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ये जरूर ध्यान रखें, y1 P टोटल यानी मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई टोटल पी जो आपका आया पार्शियल प्रेशर जो आया टोटल, उससे मल्टीप्लाई करेंगे वेपर फेस में, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में कि राउल्ट लॉ स्पेशल केस क्यों है आपका हेनरी लॉ का। फर्स्ट पॉइंट हमेशा आप ध्यान देंगे कि राउल्ट्स लॉ आपका स्पेशल केस क्यों है हेनरी लॉ का। सबसे पहले दोनों केस जो है वो आपके बात करते हैं कि पार्शियल प्रेशर हमेशा हमारा प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, ये बात। और स्पेशल केस क्यों है, अगर कोई भी सॉल्यूशन, ध्यान दें, कोई भी सॉल्यूशन आपका गैस का लिक्विड में, ठीक है, उसका एक कंपोनेंट वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्या होता है, जो आपके वेपर बनाते हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन आपके वेपर बनाते हैं, ठीक है, वेपर बनाते हैं तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के साथ मिलकर बनाएंगे, ठीक है। तो अगर वो गैस की तरह एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए जो राउल्ट्स लॉ है वो आपका स्पेशल केस बन जाता है हेनरी लॉ का। और इस कंडीशन में, वोलेटाइल की कंडीशन में, KH आपका प्योर कंपोनेंट के इक्वल हो जाता है P के, ठीक है, इसलिए राउल्ट्स लॉ जो है वो आपका स्पेशल केस है आपका हेनरी लॉ का, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है अब आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले समझ लेते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है। ये सॉल्यूशन बड़े अच्छे सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले ध्यान दें, ये वो सॉल्यूशन होते हैं जो आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं हमेशा, ठीक है। आइडियल हमेशा अच्छा है, अच्छा स्टूडेंट है जो आपका राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन आइडियल जो है वो आपका आइडियल सॉल्यूशन को, वो आपका राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो ये आपका स्टूडेंट्स अच्छा नहीं है, ठीक है। तो टू स्टूडेंट है, आइडियल और नॉन आइडियल लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन बनी कैसे कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे होते हैं। जब मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मैंने एडिट करा हमारे सॉल्वेंट में, तो जब भी ध्यान दे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन से होते हैं, जो आपके वेपर नहीं बनाते। तो जब वेपर बनेंगे ही नहीं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या होगा, जो सरफेस होगा, ध्यान दे, जो आपका सॉल्यूशन में जो सरफेस होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सरफेस को कवर कर लेगा और वो एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या होगा, जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, सोल्यूट, ठीक है। तो जो आपका सोल्यूशन होगा यानी जो प्रेशर होगा वो आपका खाली किसके आ जाएगा, सोल्यूट के प्रेशर के इक्वल, ठीक है, यानी फर्स्ट कंपोनेंट के। तो इसलिए क्या होता है, वेपर प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज होता है। इसी बेसिस पर आपके आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को लाया गया है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन हमेशा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, जो आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं,
जो आपके ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के कंसंट्रेशन पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और जो ओबे नहीं करते वो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है आइडियल और नॉन आइडियल का, ठीक है। अब जो फॉलो करते हैं इसका मतलब उनकी हीट एंथैल्पी और वॉल्यूम एंथैल्पी जीरो के इक्वल होगी। जो फॉलो नहीं करते उनकी हीट एंथैल्पी और वॉल्यूम एंथैल्पी भी क्या होगी, उसकी जीरो के इक्वल होगी, नॉट इक्वल होगी, ठीक है। ध्यान दे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान दे, आइडियल सॉल्यूशन में हमेशा जो ए बी इंटरेक्शन होगा वो नियरली सेम होगा ए और बी बी इंटरेक्शन के, ठीक है। कोई भी टू पार्ट्स लिए ए और मैंने ए लिया और बी लिया, तो ए से लेकर और बी बी के इंटरेक्शन, ए और जो ए से ए तक इंटरेक्शन हो रहा है और बी से बी इंटरेक्शन हो रहा है वो इक्वल होगा आपस में, ठीक है। और ए बी इंटरेक्शन जो होगा इसमें नॉन आइडियल में वो इक्वल नहीं होगा। ये एजियोट्रोप को बनाते नहीं है आपके आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रोप को बनाते हैं। अभी एजियोट्रोप आगे पढ़ेंगे। फिर आप फिफ्थ पॉइंट में क्या देंगे, एग्जांपल दे देंगे कि बेंजीन और टोल्यूइन का एग्जांपल, ठीक है। एनहेक्सेन और एनहेप्टेन का एग्जांपल, ठीक है। इसमें आ जाओ नॉन आइडियल में इथेनॉल और एसीटोन का एग्जांपल, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का एग्जांपल, ठीक है। ये जो इंटरेक्शन की बात है अभी हम जब PYQ करेंगे तो वहां पर रीजन बेस्ड क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन कैसे सेम होता है और कैसे सेम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब आपका नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब आपके आइडियल जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, वो आपके जब राउल्ट्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते तो वो डेविएट करते हैं राउल्ट्स लॉ से, ठीक है। तो डेविएट करने के बाद वो टू डेविएशन को शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन को पढ़ते हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ए बी इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है आपका ए और बी बी इंटरेक्शन से, ठीक है, ए और बी बी इंटरेक्शन से, ठीक है। और जो ए बी इंटरेक्शन, ध्यान दें, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन कम होगा ए और बी बी इंटरेक्शन से, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो जब ज्यादा आ रहा है इंटरेक्शन तो पार्शियल प्रेशर जो होगा हमारा एक किसी भी कंपोनेंट का, वो आपका क्या होगा, कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर फोर्सेस कम है पर इंटरेक्शन जो है वो आपका क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ध्यान दे, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग जो हाइड्रोजन मिक्सिंग जो है, एंथैल्पी जो है, हीट एंथैल्पी वो नेगेटिव होगी क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा है। और यहाँ पर वॉल्यूम एंथैल्पी भी नेगेटिव होगी और इसमें पॉजिटिव होगी क्योंकि इंटरेक्शन कम है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दे आप, इसमें क्या होता है, सोल्यूबिलिटी जो है वो सोल्यूट की क्या होती है, घटती है टेम्परेचर के बढ़ने से, और इसमें सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और इसमें ज़्यादा है, ठीक है। अब फिर ग्राफ बनता है इनका, ध्यान दे, ग्राफ बनता है आपका, ठीक है। तो ये पूरा वेपर प्रेशर है, ठीक है, इधर प्रेशर आ रहे हैं, इधर आपका P2 प्रेशर आ गया, ठीक है, इधर P1 प्रेशर आ गया, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों का आपका मोल फ्रैक्शन आ गया, इधर एक बार 0 से 1 और इधर आ गया, अब चेंज कर दो 1 से 0 आ गया आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था ना x1 और x2 इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हमने x1 को क्या लिया, 0 ले लिया, देन 1 ले लिया, और इधर हमने P1 के केस में क्या करा, ऊपर 1 ले लिया और नीचे 0 कर दिया। तो क्या होगा, या आपका P1 और P2 मिल जाएंगे इधर से, ठीक है। बीच में क्या आ जाएगा, इधर ये टोटल का आएगा, ठीक है, P1 और P2 का, और बीच में टोटल की लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है। ये बन गई आपकी किसकी, ये तो आपकी टोटल की लाइन है ऊपर वाली, ये आपकी P1 की लाइन आ गई, ठीक है, और ये P2 की लाइन आ गई, ठीक है, और बीच में टोटल की लाइन बनती है, ठीक है। ऐसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। दोनों ग्राफ आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर अच्छे से एग्जाम में बनाकर आइएगा, मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब आपका एजियोट्रॉप्स क्या होता है, ठीक है। एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप क्या होते हैं, ये एक ऐसे कंपोनेंट, ऐसे मिक्सचर होते हैं, ठीक है, बाइनरी मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं लिक्विड, ठीक है। एक ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको हम बॉईल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। द बाइनरी मिक्सचर दैट हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड और वेपर फेस में एंड बॉईल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब ऐसे मिक्सचर होते हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनका जो कंपोजिशन होता है लिक्विड में भी और वेपर फेस में भी सेम ही रहता है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, और इनको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉईल करते हैं, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू होती है कि इसी फिक्स्ड वैल्यू पर ये बॉईल होंगे एजियोट्रॉप्स हमारे, तो उनको हम कहते हैं, हमारा एजियोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जो आपके कंपोनेंट होते हैं जिनको जो कंपोजिशन होता है लिक्विड में भी वेपर में भी सेम रहता है और जिनको हम बॉईल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, ठीक है, उनको हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं, जिनके
वैल्यू फिक्स होती है, उनको हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं। अब आते हैं हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन, ध्यान दे अब, ऐसे सॉल्यूशन जो आपके नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं, ठीक है, राउल्ट्स लॉ से, उनको हम क्या कहते हैं? हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। ध्यान दे, जो नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे एजियोट्रॉप, वो होंगे हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जैसे कि निट्रिक एसिड और वाटर। ठीक है, निट्रिक एसिड और वाटर, निट्रिक एसिड इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएगा। ठीक है, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होंगे? जो सॉल्यूशन आपके पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन को, उनको हम क्या कहते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? इथेनॉल और वाटर। ठीक है, तो इथेनॉल में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि उसमें OH का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ध्यान दे। नेक्स्ट आता है अब आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपकी सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है। ठीक है, डजंट, ये नेचर पर और उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ध्यान दे। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो किस पर डिपेंड करती है? नंबर पर। ठीक है, नंबर पर डिपेंड करती है, अभी शो करेंगे हम नंबर पर। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, और irrespective to the nature of related to the total number of particle in the solution। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करती है? सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है। ठीक है, उनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर डेफिनेशन में पूछा जाए, ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जो सोल्यूशन में हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? कि वेपर प्रेशर में घटना, वेपर प्रेशर का लो जाना। अब क्यों लो जाता है? ध्यान दे, जब भी हम, ठीक है, ध्यान दे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, ध्यान दे, जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को आपका ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, ठीक है, मैंने नॉन वोलेटाइल को ऐड किया। नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं? जो वेपर नहीं बनाते। तो वेपर जब बनेगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर क्या होगा? सोल्यूशन का, वो घट जाएगा प्योर को सॉल्वेंट से। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर होगा हमारे सॉल्यूशन का, वो प्योर को सॉल्वेंट से क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि वेपर बन ही नहीं रहे हैं। तो इसी को कहते हैं, इससे क्या होता है? वेपर प्रेशर घट रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान दे, तो जो रिलेटिव लोअरिंग होती है हमारी वेपर प्रेशर की, वो हमेशा किसके इक्वल होती है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। ठीक है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। तो कैसे? सबसे पहले ध्यान दे, अब यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि P1, हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ में कि P1 इज इक्वल टू होता है आपका P1 नॉट और X1 के। ठीक है, X1 के इक्वल होता है। ठीक है, X1 ले लो या X2 ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले X1 के इक्वल होता है, ये कंडीशन, क्योंकि हमेशा नॉन वोलेटाइल में क्या होता है? सॉल्वेंट, आपका सोल्यूट जो है वो कट जाता है, सॉल्वेंट आता है। ठीक है, ध्यान दे। ठीक है, तो सॉल्वेंट का ही लेता है, तो सॉल्वेंट में हमने, इसलिए हमने एक कॉम्पोनेंट को लिया। अगर दो वोलेटाइल करते तो दोनों कॉम्पोनेंट आ जाते हैं यहाँ पर। पी सॉल्यूशन आपका किससे बनता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। पर नॉन वोलेटाइल में तो सोल्यूट हट ही जाता है, तो सॉल्वेंट आता है, तो हमने सॉल्वेंट को लिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने ये ले लिया P1 इज इक्वल टू P1 X1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? P1 के नीचे, इस P1 नॉट को हम P1 के नीचे ले आएंगे, ये मैंने कर दिया। ठीक है, P1 के नीचे ले आए। ठीक है, इधर क्या बचा? खाली अब X1 बचा। दोनों साइड आप 1 को माइनस कर दो, तो जैसे ही आप 1 को माइनस करोगे तो 1 माइनस X1 किसके इक्वल था? आपका X2 के इक्वल आ गया। इधर मैंने 1 को माइनस करा, इधर की साइड 1 को, तो यहाँ पर क्या बन गया? ये P1 LCM हो गया, तो बन गया P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1। ठीक है, अब X2 को हमने क्या पढ़ा था? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स हम N2 के X2 के निकाल रहे हैं, तो जिसके भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो उसको रख दो यहाँ पर। ठीक है, और अपॉन में टोटल, तो ये बन गया आपका N1 प्लस N2। अगर N2 आपका फार फार बड़ा है N1 से, तो क्या होगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा, एक ही चीज बचेगी, N2 अपॉन में N1। अब यहाँ से आप ध्यान दें कि आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के, सोल्यूट के। ठीक है, नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, नंबर पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए यहाँ से प्रूव होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी कि वो नंबर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हम हमेशा, हमने आगे भी देखा था कि हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो फर्स्ट सेकंड का मोलर मास अपॉन में सेकंड का मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और ऐसे ही दोनों के मोलर गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दो, तो ये फॉर्मूला बनता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के इक्वल। ठीक है, ये जरूर ध्यान दें आप। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला ये था आपका रिलेटिव लोअरिंग का वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन, वो फॉर्मूला आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना? घटना, एलिवेट होना। ठीक है,
एलिवेट होना यानी बढ़ना, ठीक है। तो क्या होता है, बढ़ना। तो अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो आपका इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मतलब अंदर का जो आपके कंटेनर में जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर बना रहे हैं आपके प्रेशर, और बाहर का जो प्रेशर है, वो दोनों जब आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सबसे पहले देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। फिर क्या आता है आपका, ध्यान दें। अब सबसे पहले इसमें आपका एक ग्राफ बनता है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। मैंने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ बनाया आपका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सॉल्वेंट, ठीक है, ध्यान दें। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ा है एकदम से। सॉल्वेंट की बात हो रही है तो सॉल्वेंट का प्रेशर बढ़ा, तो ये क्या बनेगा आपका, इसको मिला दो नीचे, तो ये बन गया आपका, ये टोटल है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर की लाइन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे सॉल्वेंट ने पहले बनाया आपका वेपर प्रेशर। कौन दोनों मॉलिक्यूल बनाते हैं ना आपके सॉल्यूशन में, जब भी वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वजह से बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर बना सबसे पहले, ठीक है। ये था आपका किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इधर से सॉल्वेंट का प्रेशर बना, वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बना, इसको नीचे मिलाओ तो ये किसका बन गया आपका, टीबी नॉट बन गया, ठीक है। ये टेम्परेचर बन गया। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बनेगा वहां पर, तो इसको मिलाओगे तो किससे बन गया, ये टीबी बन गया, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहेंगे, डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वहां पर आपका आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टीबी किसको कहते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ध्यान दे, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा हमारा सॉल्यूशन का, हमेशा जो होगा वो हाइयर होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, नॉन वोलेटाइल। जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ध्यान दें, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा सॉल्यूशन का क्या होगा, वो ज्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। तो इसलिए हम डेल्टा टीबी लेते हैं। डेल्टा टीबी क्या बनता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। ज्यादा वाले को आगे ले आओ, किसका ज्यादा है, सॉल्यूशन का ज्यादा है, तो सॉल्यूशन को ज्यादा ले आओ, आगे ले आओ, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ में आपने देखा ना, ग्राफ में किसका था, सॉल्यूशन का कौन सा था, टीबी टेम्परेचर था, तो सॉल्यूशन का ज्यादा है, तो टीबी वाले को आगे ले आओ, ज्यादा वाले को हमने आगे कर दिया और कम वाले को पीछे कर दो। टीबी नोट, सॉल्वेंट का कम था टीबी नोट, तो उसको कम में कर दो, ठीक है। तो डेल्टा टीबी क्या है आपका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और टीबी नोट क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये रहा। अब इसको एक्सपेरिमेंटली भी बताया गया आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी को, कि डेल्टा टीबी जो होता है वो आपका एक्सपेरिमेंटली मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली कहा गया है कि आपका जो डेल्टा टीबी होता है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या आया, वो कांस्टेंट आया यहाँ पर आपका केबी। केबी को क्या बोलते हैं, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, या इसको बोलते हैं हम आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी होती है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, जब भी आपका जो मोल फ्रैक्शन है आपका सॉल्यूशन का वो 1 होगा, तो आपका जो मोलल, उसी को ही कहते हैं हमारा, क्या बोलते हैं आपका, केबी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं आपका केबी, जब भी आपका मोल फ्रैक्शन जो है 1 के इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा टीबी किसके होगा, केबी। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, वो सॉरी मोलैरिटी के इक्वल होता है। मैंने सॉरी मोल फ्रैक्शन बोला यहाँ पर, कि एक्सपेरिमेंटली आपका डेल्टा टीबी जो है वो आपका इक्वल होता है आपका मोलैरिटी के, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम, ठीक है, केबी एम। तो जब भी आपकी मोलैरिटी जो है वो 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाता है आपका, टेम्परेचर के, डेल्टा टीबी के, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए, ठीक है। तो डेल्टा टी बी इक्वल आ गया आपका के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए के, डन। तो अगर आपको डेल्टा टी बी निकालना हो तो ये फॉर्मूला, और अगर एम बी निकालना होगा यानी मोलर मास निकालना होगा तो मोलर मास को इधर ले जाओ और डेल्टा टी बी को नीचे ले आओ, ये बन गया आपका, ठीक है, मोलर मास का आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हमने जो यूज करी आपका उसको पढ़ लो। एम बी क्या था, मोलर मास था सोल्यूट का। डब्ल्यू ए क्या था, सॉल्वेंट का मास था। डब्ल्यू बी आपका मास ऑफ सोल्यूट था, ठीक है ना, ध्यान दें, सोल्यूट का मास था यहाँ पर, ध्यान दें, ठीक है। मोलैलिटी आ गई यहाँ पर आपकी, ठीक है, मोलैलिटी, मोलैलिटी के इक्वल होता है आपका, ठीक है, मोलैलिटी आ गई यहाँ पर आपकी, ठीक है। तो डेल्टा टीबी जब भी आपकी मोलैलिटी 1 हो जाएगी तो मोलैलिटी को हम यहाँ पर यूज करते हैं हमारा, ठीक है, मोलैलिटी को यूज करते हैं। तो ये हो गई मोलैलिटी। केबी को हम एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं आपका।
और यूनिट क्या होती है केबी की, केल्विन केजी पर मोल होती है। यूनिट जो हमेशा याद ध्यान दें, तो जब भी आप केबी की वैल्यू निकालेंगे तो यूनिट आपको वहां पर रखनी होगी, ठीक है। कभी कभार दी भी होती है, न्यूमेरिकल आते हैं आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन का मतलब होता है घटना, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड का, वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर जो वेपर प्रेशर होता है हमारे किसी भी सॉल्वेंट का, वो किसके इक्वल आ जाता है आपका, किसके इक्वल आ जाता है, वो आ जाता है आपके प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का जो सॉलिड फेज में होता है, ठीक है। तो आएगा, ठीक है, जब भी हम वोलेटाइल में लाएंगे। तो सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन यानी घटना, डिप्रेस्ड होना फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या पड़ा था, ऐसा टेम्परेचर जहां पर हमारा वेपर प्रेशर जो है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर जो हमारा वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का, वो हमारे लिक्विड वेपर फेस में और हमारा सॉलिड फेस का आपस में जो टेम्परेचर होता है सॉल्वेंट का, वो क्या हो जाता है, आपस में इक्वल हो जाता है हमारा, ठीक है। सॉलिड फेस का वेपर प्रेशर, ठीक है, और वेपर फेस में, ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, हमारे इक्वल हो जाते हैं टेम्परेचर, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तो हमारा बढ़ेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हमारा बढ़ेगा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के उसमें। लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा हमारे सॉल्यूशन का, वो हमेशा कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। किसकी प्रेजेंस में, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट हमारे क्या होते हैं, वो हमारे जो वेपर होते हैं उनको नहीं बनाते हैं हमारे, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो हमारा ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले ग्राफ देखा था हमने वहां पर भी, ठीक है। सबसे पहले ये आ गया सॉलिड का वेपर प्रेशर, ठीक है, ये इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर प्योर सॉल्वेंट आ गया, देन सबसे पहले वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ सॉलिड को नीचे बढ़ाएंगे तो टीएफ आ गया आपका, ठीक है, टीएफ। इधर बढ़ाएंगे तो ये सॉल्यूशन वाला जो था वहां पर क्या था, टीबी था, यहाँ पर टीएफ नॉट आ गया। और बीच में हमारा क्या बन गया, प्योर सॉल्वेंट का बन गया पूरा का पूरा आपका, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या बना, इन दोनों का डिफरेंस, तो सबसे पहले ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। अब की बार ज्यादा किसका है, सॉल्यूशन का ज्यादा है, तो टीएफ नोट पहले आ गया और टीएफ आ गया माइनस में, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ क्या होता है, डेल्टा टीएफ होता है हमारा टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली जो हमारा डेल्टा टीएफ, जैसे हमने डेल्टा टीवी पढ़ा था, यहाँ पर डेल्टा टीएफ आता है, तो एक्सपेरिमेंटली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू मोलैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पर कांस्टेंट आया केएफ, ठीक है, केएफ। तो केएफ को क्या बोलते हैं हम, केएफ को बोलते हैं हमारा मोलर डिप्लेशन कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, एमसीक्यू में पूछा जाता है हमेशा यहाँ से इसका केएफ का नेम, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ एम हो गया। एम क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी का यहाँ पर फॉर्मूला लगा, तो डब्ल्यू बी इंटू एम बी इंटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए को हमेशा ग्राम में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है अब आपका एम बी, जब भी आपको डेल्टा टी एफ निकालना हो तो डेल्टा टी एफ के लिए ये फॉर्मूला लगता है, और एम बी निकालना हो तो डेल्टा टी एफ को नीचे ले जाओ, यानी मोलर मास निकालना हो तो डेल्टा टी एफ को यानी टेम्परेचर को नीचे ले आओ, मोलर मास को ऊपर ले जाओ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो के एफ की वैल्यू क्या होती है, वहां पर केल्विन केजी पर मोल थी, इसकी भी केल्विन केजी पर मोल इनवर्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कि फर्स्ट आता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल को जो है हम यूजुअली वाटर में ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, रेडिएटर में, क्यों, ताकि वो फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर सके हमारे, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल को हमेशा हम वाटर में इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो वाटर में, रेडिएटर में के अंदर जो वाटर होता है उसमें, इसलिए ताकि वो फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर सके, ठीक है। इसी को हम एंटी फ्रीज सोल्यूशन कहते हैं, डन। अब एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि हम NaCl को और हमारे जो कॉमन साल्ट होता है और एनहाइड्रस CaCl2 को क्यों यूज करते हैं हमारे स्नो पर डालने, स्नो पर क्यों डालते हैं, इसलिए डालते हैं ताकि अगर हम कॉमन साल्ट और एनहाइड्रस CaCl2 को अपनी स्नो पर इसलिए डालते हैं, जैसे ही हम स्नो पर डालते हैं ना इसको, तो ये करता है फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है, और स्नो हमारी जो हिली वो जो हमारे माउंटेन एरियाज होते हैं वहाँ पर पिघलना शुरू हो जाती है, तो हम इसलिए कॉमन साल्ट और एनहाइड्रस CaCl2 को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ये आता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस आता है हमारा डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है।
डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन होता है पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो, सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक फ्लो करना, इसी को ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। यही रूल होता है ऑस्मोसिस में भी और रिवर्स ऑस्मोसिस में भी, ठीक है। हाई टू लो और लो टू हाई वाला प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? सॉल्वेंट का फ्लो, ठीक है ना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो करना सॉल्यूशन के अंदर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे। ये डायग्राम देखें आप, सबसे पहले ये डायग्राम बन रहा है ना, ये है हमारी लो कंसंट्रेशन इधर की साइड की, और इधर की साइड है हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर सॉल्यूशन का फ्लो करना, ये रहा, ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पर ये लो कंसंट्रेशन हो गया, ये हाई कंसंट्रेशन होगा। तो सॉल्वेंट का फ्लो करना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो करना सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं पार्टिकल हमारे। तो फ्लो करना हमारा लो कंसंट्रेशन से लेके हाई कंसंट्रेशन तक फ्लो करना थ्रू एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से लेके, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस। ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस डायग्राम को जरूर देख लें, ठीक है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? उसमें रिवर्स हो जाता है, सॉल्वेंट जो है वो फ्लो करता है हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर। ये हाई है, ये लो है, तो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स में आपका अपोजिट होता है फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो प्रेशर हम लगाते हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसी को कहते हैं हम अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, यानी सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए लो टू हाई तक उसको जो प्रेशर हम लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम पाई से डिनोटेड करते हैं हमारा, ठीक है, पाई से डिनोटेड करते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा मोलैरिटी के हमारा क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। अब तक हमने जितनी भी टर्म्स पढ़ी थ्री अपनी, सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग और फ्रीजिंग पॉइंट यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सब में मोलैरिटी यूज हो रही थी। एक ऑस्मोटिक प्रेशर ही है जो मोलैरिटी को यूज करता है आपका, ये जरूर ध्यान दे, इस पर भी रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मोलैरिटी यूज करी, ठीक है। अब पाई जो होता है वो हमारा हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, हमारा किसके? टेम्परेचर के और कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मोलैरिटी है तो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर आएगा ही, ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी डिपेंड करती है, तो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है 1 और 2 से, तो क्या आता है? आर आ जाता है। आर को क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 0.0821, ठीक है, जूल केल्विन पर मोल इनवर्स, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। या 8.821 भी ले सकते हैं, वो गिवन होती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू क्या बन गया? CRT। अब सी क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, WB अपॉन में MB, इसको रिप्रेजेंट करते हैं RT अपॉन में V। तो ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया आपका? ये पूरा फॉर्मूला बन गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई का। अब वही मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास को ऊपर ले जाओ, पाई को नीचे ले आओ, पाई को नीचे ले आओ, ठीक है। तो पाई को हमने नीचे कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? ये बन गया, ठीक है, MB का। अब यहाँ पर एक रीजन आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम हमेशा, ध्यान दें, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम हमेशा यूज करते हैं हमारे मोलर मासिस, प्रोटीन्स के, पॉलीमर्स के और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के मोलर मासिस को डिटरमाइन करने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं, क्योंकि मोलरिटी का यूज करता है, ठीक है, ध्यान दें। रिवर्स ऑस्मोसिस में आपको बता चुका हूं कि जब हम प्रेशर ज्यादा लगाते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या करता है? रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है। सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाता है। इसका एग्जांपल है डीसैलाइनेशन ऑफ वाटर, वाटर का डीसैलाइनेशन, ठीक है। एनसीईआरटी में पूरा प्रोसेस दे रखा है डीसैलाइनेशन का, तो डीसैलाइनेशन ऑफ वाटर ये प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है एग्जाम्स में कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे दो सॉल्यूशन ऐसे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम है, गिवन टेम्परेचर पर भी और प्रेशर पर भी, तो उसको हम कहेंगे हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दो सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब दो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें से एक का हाई, हैविंग हाई प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाइए का जो ए वाला है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेकंड वाले से क्या होगा? ज्यादा होगा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और जब फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से कम होगा तो वो कौन सा होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है।
नेक्स्ट आता है एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। ठीक है, एक्सोस्मोसिस क्या होता है और एंडोस्मोसिस क्या होता है। एक्सोस्मोसिस में सॉल्वेंट जो है वो फ्लो करता है, जो सॉल्वेंट है वो फ्लो करता है, आउटवर्ड फ्लो होता है। जो वाटर और सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है वो आउटवर्ड होता है। सेल, जैसे मैंने ये सेल बनाया, इसमें ये सेल है, यहाँ पर मैंने कोई भी एग रख दिया, ठीक है, या कोई भी पार्टिकल रख दिया, तो सॉल्वेंट क्या कर रहा है, इससे बाहर फ्लो कर रहा है। ठीक है, बाहर फ्लो कर रहा है। तो जब भी ये बाहर फ्लो करता है तो हमारा जो एग है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर की चीज जो है वो तो बाहर को फ्लो कर रही है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। इसमें क्या होता है, वाटर और सॉल्वेंट का आउटवर्ड फ्लो होता है सेल से एसपीएम थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सोस्मोसिस। नेक्स्ट आता है एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या होता है, जैसे ये मैंने सेल लिया, आप सेल लिया, इसके अंदर एग है, इसमें क्या होता है, अब अंदर की तरफ को फ्लो करता है हमारा सॉल्वेंट और वाटर। जब अंदर की तरफ को फ्लो करेगा तो एग क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा, यानी फूल जाएगा वो। ठीक है, जब अंदर जाएगी कोई चीज तो फूलना शुरू हो जाएगा, तो स्वेल अप हो जाएगा यहाँ पर हमारा एग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस। नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल मोलिकुलर मासिस। एबनॉर्मल मोलिकुलर मासिस क्या होता है, जब कोई भी मोलिक्यूल हमारा एसोसिएशन यानी बनता है और डिसोशिएट होता है, यानी आयंस में टूटता है, तो क्या होता है, जो हमारी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, वो हमारी डेविएट कर जाती है, जो कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, उससे। ठीक है, मतलब जो ऑब्जर्व्ड, जो हमने अपने आप देखी है, और जो हमें ऑब्जर्व्ड यानी पता है, और जो हमने नॉर्मल कैलकुलेटेड करी है, उससे डेविएट कर जाती है। मतलब डिफरेंस आ जाता है दोनों में, जब मॉलिक्यूल का एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है। इसको कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासिस। ये बात ध्यान रखें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मासिस के हमारे। ठीक है, इसलिए डेविएशन आता है। ठीक है, ध्यान दे। नेक्स्ट आता है, हमेशा ध्यान देंगे, हाइयर द वैल्यू। हाइयर वैल्यू होगी हमारी एसोसिएशन के केस में, हमारी जो वैल्यू आएगी, हमारी वैल्यू जो है वो हमेशा हमारी बड़ी आएगी 1 से। ठीक है, और डिसोसिएशन के केस में वैल्यू हमारी हमेशा कम आएगी। ठीक है, अब आता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 2 एग्जांपल हैं, इसके जरूर करें बुक में। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, हमारा रेशो, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने ऑब्जर्व करी है और जो ऑब्जर्व्ड है हमारी पहले से ही पता है, और जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उन दोनों का रेशो। ठीक है, ये फॉर्मूले है, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं नॉर्मल मोलिकुलर मासेस और ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मासेस भी। ठीक है, मोलिकुलर मास भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट आता है अब आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। ठीक है, तो जब भी मॉलिक्यूल, ध्यान दें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम हमेशा अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को ही अल्फा से। जब भी हमारा, आपने एक मॉलिक्यूल लिया, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया जिसका सब्सटेंस जो है वो डिसोसिएट हो रहा है एक एन पार्टिकल में। ठीक है, और अल्फा उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जैसे हमें पता है। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल है ए, उसने इधर प्रोडक्ट दिया एन पी के नाम से, तो इनिशियली वो क्या करेगा, 1 मोल आएगा हमारा रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, 1 मोल 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में से 1 माइनस हो जाएगा, और प्रोडक्ट की साइड क्या आएगा, एन अल्फा बन जाएगा। जब एन पी था तो एन अल्फा बन जाएगा। ठीक है, अब I इज इक्वल टू क्या होता है कि भाई टोटल नंबर क्या बन गया है, 1, ये लो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, टोटल ये आ गया। ठीक है, और अब ऑब्जर्व्ड और अपॉन में टोटल, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर का, ऑब्जर्व्ड अपॉन में कैलकुलेटेड, तो ऑब्जर्व्ड तो थी ये, कैलकुलेटेड होती है हमारी 1। तो जब इन दोनों को करोगे तो आप यहाँ से अल्फा को कॉमन ले लो। अल्फा जैसे आपने वो अल्फा को आपने कॉमन लेके इधर किया तो अल्फा आ गया इधर, तो आई माइनस 1 अपॉन में एन माइनस 1 फॉर्मूला बन गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब भी निकालने को आए तो वहां पर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अल्फा का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आई माइनस 1 अपॉन में एन माइनस 1। ठीक है, ये जरूर ध्यान दे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट आती है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मॉलिक्यूल का बनना। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल है, एन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, और ए जो है वो ए के साथ मिलता है, ए के साथ एसोसिएट करता है, यानी मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है ए एन, यहाँ पर एसोसिएशन होगा, वहां पर वो टूट रहा था। ठीक है, कोई भी एन मॉलिक्यूल है वो ए के साथ मिला, उसने एक मॉलिक्यूल बनाया ए एन, और अल्फा उसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो रिएक्शन क्या बनेगी, एन ए, एन और ए मिले, उन्होंने एक ए एन मॉलिक्यूल बनाया। तो इनिशियली वही रिएक्टेंट की साइड आता है इनिशियली, और प्रोडक्ट 0 होता है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, 1 माइनस अल्फा वही फिक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन में जो है वो अपॉन में चला जाएगा, अल्फा बाय एन एसोसिएट हो रहा है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो टोटल क्या बना, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में एन, तो यहाँ पर ले लो और अपॉन में 1 ले जाओ। अब अल्फा को इधर ले आओ, तो जैसे ही अल्फा को लोगे तो प्रॉपर्टी क्या होगी,
रिवर्स हो जाएंगी आपकी। तो आई माइनस वन अपॉन में वन अपॉन एन माइनस वन, ये एसोसिएशन का होता है फॉर्मूला। डिग्री एसोसिएशन और डिसोसिएशन पर न्यूमेरिकल आता है, तो ये आई का फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। अब हमेशा ध्यान दें, आई हमेशा जब भी वन के इक्वल आएगा तो मॉलिक्यूल में कोई भी एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा। ये पूछा जाता है आपके न्यूमेरिकल में, जब भी आप आई की वैल्यू निकालेंगे तो उससे पता लगता है कि आई की वैल्यू अगर वन से बड़ी है तो डिसोसिएशन में जाता है, ठीक है, और वन से छोटी है तो आई हमारा क्या जाएगा, वो एसोसिएशन में जाएगा, ठीक है, ध्यान दें। तो यहाँ पर ये पूरा होता है हमारा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।